हेलो एवरीवन। तो अपने अपने पिछली क्लास में अपन ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट 2 में जिग बोरिंग, जो बोरिंग अपनी है वो जिग बोरिंग अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्लास्टिक प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है प्लास्टिक प्रोसेसिंग, तो जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है, ठीक है, तो उसमें जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मतलब आपको प्लास्टिक पे डिफरेंट टाइप की प्रोसेस जो होती है उनको समझना है। ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप की जो प्लास्टिक्स पे प्रोसेसिंग होती है वो समझना है। यदि वही प्रोसेस अपन मेटल पे करते हैं तो वो कहलाती है मेटल प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है ना। तो अपन प्लास्टिक प्रोसेसिंग चालू करते हैं। देखिए, आधुनिक युग में प्लास्टिक का एक बहुत साधारण पदार्थ होता है। प्लास्टिक का उपयोग घरेलू रसोई सामान लेकर फर्नीचर, ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक जो नेचुरल प्लास्टिक होता है और कृत्रिम रेजिन से तैयार किया गया एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जो प्लास्टिक होता है वो कृत्रिम रेजिन से तैयार हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसे हीट और प्रेशर, ऊष्मा और दाब के साथ किसी भी अभिष्ट आकृति में ढाला जाता है, किसी भी अभिष्ट आकृति में ढाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी अभिष्ट आकृति में ढाला जा सकता है और ठंडा होने पर यह कठोर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपने प्लास्टिक देखा है ना। प्लास्टिक को गर्म करते तो एकदम मुलायम हो जाता है और उसको किसी भी शेप में आप ढाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक प्लास्टिक खनिज तेलों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपके खनिज तेल होते हैं उनसे अपन को जो नेचुरल प्लास्टिक होता है वो मिलता है। इसमें पूरक पदार्थ मिलाकर, जो एडिटिव मिला के आप इसका प्लास्टिक बनाते हैं। और कृत्रिम प्लास्टिक जो मानव द्वारा बनाया गया प्लास्टिक है उसमें बहुलीकरण की क्रिया करके रसायनों से पहले रेजिन बनाया जाता है, फिर इससे पूरक पदार्थ बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा है कि मतलब नेचुरल प्लास्टिक तो अपन को खनिज तेल से मिल जाता था, फिर उसमें कुछ क्रियाएं करके, उसमें बहुलीकरण की क्रियाएं करके उसको और कठोर प्लास्टिक बनाया जाता है और मतलब अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में आपने पढ़ा होगा, है ना। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने उसमें बहुलीकरण की क्रिया, है ना, और नेचुरल प्लास्टिक और कृत्रिम प्लास्टिक दोनों चीजें आपने पढ़ी होगी, है ना। तो किस प्रकार से एक प्लास्टिक का अपन को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो इस प्रोसेस में आपको अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन प्लास्टिक का उपयोग क्यों कर रहे हैं प्रोसेसिंग में, क्या गुणधर्म है उसकी, है ना, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए, संक्षारण विरोधी, जंग नहीं लगती है, पहला एडवांटेज। ऊष्मा अचालकता, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, हीट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, ऊष्मा अचालकता, ये विद्युत रोधी होना चाहिए, विद्युत रोधी क्षमता। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट नहीं होता है ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं होती है उसमें। मजबूत एवं लचीलापन होता है, वियर नहीं होता, घिसाव रोधी होता है, कोई भी वियर नहीं होता है ना। हैवी वेट नहीं होता है, अपेक्षाकृत कम भार होता है। ठीक है, मोल्डिंग की कैपेबिलिटी होती है उसमें, उसे आराम से ढाला जा सकता है, नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसमें। अधिकांश रसायनों से उत्तम प्रतिरोध होता है, मतलब ज्यादातर ज्यादातर जो केमिकल्स रहते हैं उसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इस कारण से ये सारे कारण हैं जिसके कारण से इसका उपयोग प्लास्टिक प्रोसेसिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब होते हैं दो टाइप के प्लास्टिक, दो टाइप के आपके प्लास्टिक्स होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल ये चीज आना चाहिए कौन सा थर्मोप्लास्टिक होता है, कौन सा थर्मोसेटिंग होता है।
ठीक है। अब धीरे धीरे अपन देखिए, ये वे बहुलक होते हैं जिनमें आकर्षण के अंतरा अणुक बल ना तो दुर्बल होते हैं और ना ही प्रबल होते हैं। ठीक है, तो जो इनके प्लास्टिक के बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है ना, अंतरा अणुक बल जो होते हैं वो ना तो बहुत कमजोर होते हैं और ना ही बहुत मतलब ऐसा कहो कठोर होते हैं, मतलब ना तो बहुत आसानी से टूटते हैं ना तो बहुत आसानी से बने रहते हैं। श्रृंखलाओं के मध्य त्रियक बंध अनुपस्थित होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं होती है तो इससे आसानी से ये क्या करते हैं, इन्हें गर्म करके संघ की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। भाई ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है उसको आसानी से उसके संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, यही मेन इसका गुण है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जा सकता है। ठीक है, ये मेन गुण होता है किसका, थर्मोप्लास्टिक का। ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, है ना, और टेफलॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं थर्मोसेटिंग्स। ठीक है, ये अर्ध तरल पदार्थ होते हैं जिनमें अणुभार निम्न होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। जब इन्हें सांचे में गर्म किया जाता है तो इनकी रासायनिक परिवर्तन होता है तथा ठोस अगलनीय अवलय द्रव प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया स्थायी होती है और गर्म करने पर यह कठोरी बहुलकीकृत श्रृंखलाओं में क्रियक बंध के कारण, ठीक है, त्रिभुज बंद होता है, इसमें बहुलीकरण होता है, त्रिभुज बंद होता है, त्रिविमीय नेटवर्क ठोस प्राप्त होता है, जिससे तो क्या होता है कि यदि इसको एक बार गर्म कर दिया जाए और फिर ठंडा कर दिया जाए तो फिर ये सेम दोबारा प्रोसेस इसमें नहीं की जा सकती है। देखिए ये इसमें लिखा है कि इसे कई बार दोहराया जा सकता है, गर्म करके ठंडा करना, गर्म करके ठंडा करना। थर्मोप्लास्टिक में यह प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें त्रियक बंध उपस्थित होते हैं जो इसको अलाउ नहीं करते हैं बार बार आपका ठंडा गर्म होने से इसमें बार बार चेंज नहीं किया जाता है। इसके उदाहरण है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, टेरिलीन। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। ये प्लास्टिक्स के नाम है। ठीक है, ये प्लास्टिक्स के नाम है क्योंकि प्लास्टिक प्रोसेस आपके सिलेबस में है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लास्टिक के उपयोग आप सभी लोग जानते हैं कि आप घर में आपके प्लास्टिक है, उनके हर चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग की क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो खाद का क्षेत्र हो, तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं आपकी। ठीक है ना, तो ये आप यूज तो आप पढ़ लोगे क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई है। अब आती है प्लास्टिक मोल्डिंग। प्लास्टिक मोल्डिंग क्या होती है? ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक की मोल्डिंग विधियों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को वंचित आकार मोल्डिंग यौगिक पर ऊष्मा तथा दाब द्वारा उपयुक्त सांचों के तैयार किया जाता है। प्लास्टिक मोल्डिंग के प्रमुख प्रकार हैं। देखो प्लास्टिक मोल्डिंग क्या होती है? प्लास्टिक का आपको एक मोल्ड बनाना है। ठीक है, एक मोल्ड बनाना है, उसमें उस वस्तु जो आपको वो बनाना है उस वस्तु का एक वंचित आकार आपको प्राप्त हो जाएगा, ये कहलाएगी आपकी प्लास्टिक मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग से ये आप समझ सकते हैं कि मोल्डिंग का मतलब होता है एक सांचा तैयार करना। ठीक है, अब वो सांचा प्लास्टिक के लिए होगा तो प्लास्टिक मोल्डिंग, यदि मेटल के लिए होगा तो मेटल मोल्डिंग। ठीक है ना, तो अब इनने प्लास्टिक मोल्डिंग के प्रमुख प्रकार बताए हैं, कौन कौन से मोल्ड होते हैं, मोल्डिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और एक्सट्रूडिंग मोल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन का शुरू करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। देखिए इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग नाम जैसे आपको समझ में आ रहा है कि इंजेक्शन किस प्रकार से काम करता है, वो एक कंप्रेस आपकी एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, तो यह मोल्डिंग विधि सामान्यतः थर्मोप्लास्टिक के लिए उपयोग। अब हमने प्लास्टिक बता दिए, कौन सा प्लास्टिक?
थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, हम जानते हैं कि थर्मोप्लास्टिक पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके नरम हो जाता है और ठंडा होने पर पुनः कठोर हो जाता है तथा ठंडा होने पर इस प्रकार में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती तथा यह बदलाव पूर्णतः भौतिक रूप से होता है। इसमें नरम नरम होने की क्रिया दोहराई जाती है। तो मतलब थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं। अब सिद्धांत और क्रियाविधि देख लीजिए। सिद्धांत और क्रियाविधि, सिद्धांत क्या होता है देख ले। देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक मेटल भरा हुआ है जिसको थर्मोप्लास्टिक प्लेट से गर्म कर दिया गया है। ठीक है, गर्म कर दिया गया है। अब यहाँ से इसको प्रेशराइज करके इस डाई में भेजा जा रहा है। ठीक है, ये आपका मॉडल है, ये आपकी नोजल है और यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, ये तापन जैकेट लगी हुई है, यहाँ से टेम्परेचर देके इसको टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। ये आपका सांचा है। ठीक है, और ये आपका मोल्डिंग, ये आपका सांचा है। यहाँ पे ये जाएगी, प्रेशराइज करेंगे तो ये आपकी चली जाएगी कहाँ पे, इस सांचे में। और जब ये सांचे में यहाँ जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिक ठंडा, और ठंडा होने पे ये आपको ये शेप मिल जाएगा आपका। ठीक है, यही सारी चीजें आपकी ये नीचे लिखी हुई है, किस प्रकार से मॉडल को फीस दिया जा रहा है, जो मैंने अभी समझाया। यही सारी चीजें आपकी इसमें लिखी हुई है, किस प्रकार से उसको मॉडल को एक प्रेशराइज करके इसमें डाला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्रिया विधि क्या है कि भैया इसमें विधि में जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है वो रखना है 170 से 270। सांचे का तापमान 150 रहेगा। ठीक है, अब गर्म कितना कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं 274 तक, लेकिन सांचे का तापमान कितना है, 150 डिग्री। यहाँ तो गर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा वो रहेगी, क्या बोलते हैं, आपका जो प्लास्टिक रहेगा वो ज्यादा नरम रहेगा, ये टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ही सांचे में जाएगा तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब तापमान जैसे सेंटीग्रेड वो रहेगा, ठीक है, तो धीरे 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 उसको प्रेशराइज करके कहाँ डाला जाएगा, सांचे में डाला जाएगा, और उसका क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। सांचे में तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके बाद धीरे धीरे आपका जो शेप चाहिए होगा वो आपको शेप आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ एडवांटेज बताए गए हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के, कि भैया इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप हासिल किया जा सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप देखिए प्लास्टिक में कोई भी एक मोल्ड बना लीजिए किसी भी प्रकार का, उसके शेप किसी भी प्रकार का हो सकता है, और इससे कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप आप बनाई जा सकती है। इसके द्वारा विमीय परिशुद्धता, डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आपको शेप मिल जाएगा। हाई टेम्परेचर, इसका उपयोग वही किया जाता है जहां पे आपको मास प्रोडक्शन करना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना हो तब उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आती है कंप्रेशन मोल्डिंग। देखिए कंप्रेशन मोल्डिंग में अब जो प्लास्टिक यूज किया जाएगा वो किया जाएगा थर्मोसेटिक्स। ठीक है, एक ही बार शेप चेंज किया जाएगा, बार बार शेप चेंज नहीं किया है। अब देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कंप्रेशन है, तो कंप्रेस किया जाएगा किसको, मटेरियल को। मटेरियल कौन सा रहेगा, प्लास्टिक। ठीक है, अब देखें, देखिए ये है पूरा अरेंजमेंट। यहाँ पे ये ऊपर जो मैं समझाऊंगा वही ऊपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपकी मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका डाई है, ये डाई है, इस प्रकार का आपका सांचा है, जिसमें आपने प्रेशर किया तो ये जैसे ही प्रेस होगा तो ये फैलना चालू होगा। फैल के जब ये पूरा जब नीचे आ जाएगा, देखिए ये वाला शेप आपको मिल जाएगा। दाब देने के पहले और दाब देने के पश्चात प्रेशराइज आपने किया तो ये फैल गया और इसकी कैविटी फुलफिल हो गई। ठीक है, तो देखिए आप यही लिखा है, कंप्रेशन मोल्डिंग में थर्मोसेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में प्लास्टिक योग की एक निश्चित मात्रा गर्म सांचे में रखकर इतने डिग्री इतना प्रेशर आपको अप्लाई करना है, सांचे पे पर्याप्त अवधि के बंद रखा जाता है। उत्पाद संपीड़ित होकर वांछित आकार और आकृति करके पर्याप्त कठोर हो सके। ठीक है, दाब के कारण बहुलीकरण की क्रिया तीव्र गति से होती है। ठीक है, अब इसका जो टेम्परेचर है वो अपन को मेंटेन करना पड़ता है। देखो इस विधि में मोल्डिंग तापमान 150 से 180 तक हो सकता है। वंचित वस्तु वो सॉरी
ठोस होने के लिए 1 से 15 मिनट का टाइम लगता है। मतलब जो वस्तु आपने अप्लाई किया, अब उसको ठंडा होने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ठोस होने पर जब एक बार, अब चूंकि मटेरियल कौन सा है, थर्मोसेटिंग है, अब जब एक बार ठोस हो जाएगा तो फिर उसको चेंज होने की उसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, ये एडवांटेज है। कंप्रेशन मोल्डिंग प्रक्रम बहुत ही साधारण विधि है, इसमें निर्मित वस्तु की कीमत बहुत कम होती है ना, क्योंकि इससे बहुत ही सिंपल है, तो आराम से इसका सेटअप भी आराम से हो जाता है। इस विधि के द्वारा बनाई गई वस्तुएं दीवारें एक समान तथा बहुत पतली होती है। ये सीमाएं हैं। ठीक है, अब देखें रोटेशनल स्पीड, सॉरी रोटेशनल मोल्डिंग। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रोटेशन होना होगा। इस प्रक्रिया में रोटो मोल्डिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया की पतली दीवारों को खोखले पार्ट्स बनाए जाते हैं। एक पतली दीवार वाले धात्विक मोल्ड को पॉलीमर पाउडर पे मापित मात्रा को रखा जाता है। अब मोल्ड को बंद करके गर्म किया जाता है। देखिए ये आपको बताया गया है, ये देखिए गर्म करके बंद किया जाता है, सॉरी है ना। देखो अब मोल्ड को बंद करके गर्म किया जाता है, जिसमें दो परस्पर लंब अक्षों के सापेक्ष उसको, अब देखिए वो रखा है और घूर्णन कर रहा है, तो घूर्णन करेंगे तो जो प्लास्टिक मटेरियल होगा वो उनकी परतों पर चिपक जाएगा, है ना। किसके कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है आपकी, देखिए सेंटरिंग ऑपरेशन के अंत में मोल्ड को घूर्णन के द्वारा ठंडा किया जाता है। अब मोल्ड को घूर्णन रोक दिया जाता है तथा घटक को हटाया जाता है। यह विधि सरल है, इसमें दाब नहीं लगाया जाता तथा पार्ट प्रतिबलों को मुक्त रखा है। इस तकनीक का व्यापक रूप पीवीसी के खिलौने जैसे नाव, घोड़े इत्यादि, मतलब हॉलो मटेरियल बनाया जाता है। आपने देखा होगा जो प्लास्टिक्स के खिलौने रहते हैं वो अंदर से हॉलो रहते हैं, तो इसी विधि से आप वो प्लास्टिक्स के खिलौने बना सकते हैं। बहुत ही आसान विधि होती है। अब आती है दूसरी, ये ट्रांसफर मोल्डिंग। ट्रांसफर मोल्डिंग कंप्रेशन मोल्डिंग का संशोधित रूप है। ठीक है, ट्रांसफर मोल्डिंग जो है वो कंप्रेशन मोल्डिंग का संशोधित रूप है, जिसमें पदार्थ पहले सेपरेट चेंबर में रखा जाता है। जो पदार्थ है वो सेपरेट चेंबर में रखा जाता है, जहां से इसे मोल्ड कैविटी के ऑरिफिस स्क्रू के द्वारा ढकेला जाता है। दिस है ना। तो मोल्ड कैविटी में देखिए ये पहले एक रखा हुआ है, फिर कैविटी ये है, फिर इसको दबाया जाएगा, फिर धीरे धीरे वो इधर आएगा। देखो इसमें दब भी रहा है और धीरे धीरे वो ट्रांसफर भी हो जाएगा। ठीक है, मोल्ड किए जाने वाले पदार्थ को प्री हीट किया जाता है, जिससे उसकी सामर्थ्य और कड़ेपन से सुधार किया जाता है। मतलब पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है उसको और हीट किया जा रहा है, और इसमें जो कैविटी है आपकी, ये कैविटी है ना, वहां पे उसको भेजा जा रहा है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए उसका नाम ट्रांसफर मोल्डिंग कहलाते हैं। ये कुछ एडवांटेज है आपके ट्रांसफर मोल्डिंग के। ठीक है, ये आप पढ़ लोगे, है ना। कास्टिंग से आप क्या समझते हैं, कास्टिंग वास्टिंग छोड़ो। कास्टिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आपको मटेरियल को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक मेल्ट किया जाता है और फिर उसे एक सांचे में, जो मोल्डिंग होती है, उस मोल्डिंग में डाल के अपना जो आपका शेप चाहिए होता है वो डिजायर शेप आपको मिल जाए, वो ये कहलाती है आपकी कास्टिंग्स। ठीक है, अलग अलग टाइप की कास्टिंग होती है, कास्टिंग की अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना। अलग अलग टाइप की कास्टिंग होती है, बहुत डिफरेंट टाइप की कास्टिंग होती है, वो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ लोगे। अपन यहाँ पे अभी आपको प्लास्टिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। देखिए कास्टिंग दोनों टाइप की होती है। अभी जो अपन कास्टिंग कर, यदि जो प्रोसेस अपन मेटल पे करेंगे तो मेटल कास्टिंग कहलाएगी, और यदि जो प्रोसेस अपन प्लास्टिक्स पे करेंगे वो प्लास्टिक कास्टिंग कहलाएगी।
है ना। तो कास्टिंग का मतलब ये है कि आपको उस मेटल को क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करना है, बाद में उसको एक मोल्ड की कैविटी में आपको उसको ठंडा होने देना है। ये आपकी प्रोसेस कहलाती है कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अब चलते हैं अपन एक्सट्रूडिंग पे। एक्सट्रूडिंग क्या होती है? देखिए, एक्सट्रूडिंग में आपको बता दूं, यह प्रक्रिया इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया के समान ही होती है। ठीक है, जुड़ी हुई होती है। एक्सट्रूडर में क्या होता है, देखिए आप, एक्सट्रूडर में आपको दिखा देता हूं। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग में अपन क्या कर रहे थे, इंजेक्शन मोल्डिंग में अपन इंजेक्शन के एक पिस्टन के द्वारा क्या कर रहे थे, आप उसको प्रेशराइज कर रहे थे, जिससे आपकी जो मेटल है वो एक डाई के शेप में बाहर निकल जाए। लेकिन एक्सट्रूडिंग में क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूडिंग में देखिए गरम मेटल, गरम प्लास्टिक तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, स्क्रू की सहायता से उसको मेटल को क्या कर रहे हैं, आप आगे भेज रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको मेटल निकालना है, किसमें, डाई से मेटल को निकालना। अब उसमें लेकिन क्या होता था कि इंजेक्शन मोल्डिंग में आप उसको एक मोल्ड में भेज रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अपन को मोल्ड में नहीं भेजना है, यहाँ पे अपन को डाई इस प्रकार की बनाना है कि वो प्लास्टिक मटेरियल जो है, जब वो निकले वो डिजायर शेप में ही निकले, अपने जो शेप, अपना जो शेप है उसी शेप में बाहर निकले। इसमें इसमें मोल्डिंग का काम नहीं रहता है, इसमें डाई के द्वारा ही डिजायर शेप प्राप्त कर लिया जाता है। यही सारी चीजें ऊपर लिखी हुई है ना। डाई के उसमें ही आपका, ठीक है। देखो, डाई की डिजाइन को परिवर्तित करने पर विभिन्न आकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। एक्सट्रूजन में ये है, या उच्च उत्पादन दर को प्रदान करता है। इसमें मतलब कंटिन्यू कुछ सेटअप एक बार जमा जमा, उनने बोला कि भाई इतने 2 mm के तार बनाना है, इनने डाई उस प्रकार की बनाई, 2 mm के तार निकालते गए निकालते गए निकालते गए, है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। फैब्रिकेशन देखिए, ठीक है। अब फैब्रिकेशन क्या होता है, देखिए, प्लास्टिक फैब्रिकेशन प्लास्टिक सामग्री या प्लास्टिक युक्त कंपोजिट से बने उत्पादों को डिजाइन, निर्माण तथा असेंबल करने की प्रक्रिया फैब्रिकेशन कहलाती है। यही यही प्रक्रिया यदि आप डिजाइन, निर्माण और असेंबल करने की प्रक्रिया यदि आप मेटल में करते हैं तो मेटल फैब्रिकेशन कहलाता है। और यदि यही प्रक्रिया आप प्लास्टिक में कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक फैब्रिकेशन कहलाएगा। ठीक है ना। क्या करने की, उत्पाद को डिजाइन, निर्माण और असेंबल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फैब्रिकेशन कहलाती है। ठीक है। डिजाइन कैसा, मतलब उसको कुछ एक एस्थेटिकली अच्छा डिजाइन दे दो, है ना। जैसे नॉर्मल नॉर्मल कुर्सी है, कुर्सी को भाई आपने थोड़ा सा अच्छा शेप दे दिया, है ना, थोड़ा सा कंफर्ट आ गई। निर्माण और असेंबल मतलब थोड़ा सा आरामदायक शेप दे दिया। इस प्रकार से उसको असेंबल करना, डिजाइन करना, ये फैब्रिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिकेशन प्रोसेस होती है। ठीक है। ब्लो मोल्डिंग, ठीक है, जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लो मोल्डिंग या विधि बोतल जैसी सक्रिय गर्दन युक्त प्लास्टिक की वस्तु बनाने के लिए लाई जाती है। या विधि थर्मोप्लास्टिक के लिए प्रयुक्त की जाती है। थर्मोप्लास्टिक देखिए, ये है, ये आपका मोल्ड हो गया। ठीक है, ये मोल्ड में आपकी कैविटी होगी। ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी गर्म प्लास्टिक की एक नली डली हुई है और यहां से आपको एयर देना है। आपने एयर दिया तो इसमें एयर गई और ये इसने डिजायर शेप इसका कैविटी का ले लिया। देखिए, कैविटी का शेप ले लिया। अब ये आपकी बोतल तैयार हो गई। कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लो एक बोतल ही बन रही है, पानी की बोतल होती है बिस्लरी की, ठीक है, तो उसी पर ये जो बनती है वो इस प्रकार से बनती है, ब्लो मोल्डिंग के द्वारा। ठीक है। अब डायरेक्ट ब्लो मोल्डिंग क्या कहलाती है, डायरेक्ट ब्लो मोल्डिंग ये कहलाएगी कि आपका जो, देखिए, डाई में इंजेक्ट की जाती है, इसके पश्चात खुली डाई के ऊपर बंद कर दिया जाता है तथा इसमें संपीड़ित वायु एक साथ, देखिए, डाई है, यहां से डाई को रखा,
यहां से वाई डाला, यहां से फैलाना चालू किया, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऊपर ही से एयर फ्लो हो रही थी, लेकिन इसमें ऊपर से इनने वो डाली, क्या डाला, मटेरियल, और नीचे से इनने फूल आना चालू किया, फिर ठंडा किया, और ये देखिए मोल्ड हटा दिए गए। ये पूरी प्रोसेस है। ट्यूब का प्रवेश, पहले ट्यूब आई, मैं ट्यूब को बंद कर दिया, फिर यहां से उसको कंप्रेस्ड एयर गई, कंप्रेस्ड एयर अपना शेप ले लिया, शेप ले लिया, डाई हट गई, तो ये आपका बॉटल मटेरियल निकल के आ गया। ये कहलाएगी इनडायरेक्ट मोल्डिंग, सॉरी डायरेक्ट मोल्डिंग, डायरेक्ट ब्लो मोल्डिंग। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट में सीट, ये नॉर्मल सीट है, थर्मोप्लास्टिक की सीट। आप मटेरियल समझ चुके हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, यहां से क्लैंप कर दिया, यहां से क्लैंप कर दिया। अब यहां से कंप्रेस्ड एयर इनने दी, यहां से बंधा हुआ है, तो जो शेप आपको चाहिए था वो शेप आपको मिल गया। तो इस प्रकार से अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोल्डिंग्स हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सीट मेटल फॉर्मिंग है, देखिए किस प्रकार से बनाई जा रही है। देखिए ये सीट है आपकी नॉर्मल, ठीक है, यहां से एयर दिया, धीरे 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 आपको शेप मिलना चालू हो जाएगा, है ना। देखिए शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा, हर एक में शेप चेंज हो जाता है। देखिए यहां से एयर गई, ये ऊपर उठा, और ये आपको शेप मिल गया। तो इस प्रकार से आप शीट मेटल फॉर्मिंग भी, शीट मेटल फॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेमिनेशन, लेमिनेशन आपने देखा होगा कि भाई कोई भी एक रॉ पदार्थ है, आजकल एस्थेटिक डिजाइन यूज करने के लिए लेमिनेशन का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेमिनेशन आप जैसे समझते हैं, जैसे आपका भाई आजकल जो दरवाजे जो बन रहे हैं, दरवाजे जो गेट में दरवाजे लगे होते हैं, आप देखते हैं, और उनने रॉ मटेरियल का मतलब जो भी लकड़ी है, उस लकड़ी का पूरा एक दरवाजा बना लिया, और उस पर लेमिनेशन कर दिया, माइका सीट का, माइका सीट का लेमिनेशन कर दिया, तो कितना अच्छा दिखने लगता है। ये है ये आपका लेमिनेशन, ठीक है, लेमिनेशन, ठीक है। लकड़ी का भी लेमिनेशन हो सकता है, एस्बेस्टस का हो सकता है, फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर लो तो उसका इसका लेमिनेशन कर सकते हैं। अब दो टाइप की प्रोसेस होती है, हाई प्रेशर लेमिनेशन और लो प्रेशर लेमिनेशन। हाई प्रेशर लेमिनेशन, देखिए इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के लेमिनेशन होते हैं। देखिए इसमें ये पूरा अरेंजमेंट है, और ये पेपर की जो सीट है उस पे इसमें हाई प्रेशर इस्तेमाल करके सीट पे लेमिनेट किया जाता है। देखिए लो प्रेशर लेमिनेशन पे कुछ नहीं है। देखिए इसमें प्रबलित प्लास्टिक मोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ 3 मेगा पास्कल तक का दाब लगाया जाता है। इस प्रबलित सामग्री के रूप में ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस, नायलॉन, कॉटन इत्यादि के प्रयोग किया है। थर्मोसेटिंग रेजिन के लिए फेनोलेक्स, सिलिकॉन, इपॉक्सी, पॉलिस्टर, ये सब प्लास्टिक के टाइप्स हैं, प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न रंगों के इनमें पिगमेंट मिलाए जाते हैं, जिससे भौतिक गुणों, सरफेस फिनिशिंग, मोल्ड श्रिंकेज कम हो जाता है। फिलर मटेरियल के रूप में क्ले, सिलिका, सैंड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड एल्युमिनियम कार्बोनेट प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लेमिनेशन संपर्क मोल्डिंग है, प्रेशर मोल्डिंग है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, है ना। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग क्या क्या है, ठीक है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए थर्मोप्लास्टिक्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये थर्मोप्लास्टिक्स आपको याद होने चाहिए, पीईटी, बोतल, फिल्म, खाद्य पैकेजिंग, संश्लेषित रोगन, पॉलीप्रोपिलाइन, पीपी बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलाइन, बैटरी के खोल, माइक्रोवेव का पात्र, कार के पुर्जे, विद्युत भाग, ठीक है। बैटरी बैटरी का वो कितना कठोर होता है, तो वो किसका बनाया जाता है, पॉलीप्रोपिलाइन का। पॉलीस्टीरीन, विद्युत साधन, तापरोधी टैप, कैसेट का प्लेट, पीवीसी, पीवीसी के पाइप आते हैं ना, फ्रेम, पाइप, बोतल, खिलौने, कार्ड, चिकित्सीय उत्पन्न, एलडीपी बैग, केबल रोधी, पात्र, पाइप,
एचडीपी घरेलू पात्र पाइप, गैस पाइप, एबीएस घरेलू उत्पाद विरोधी, पॉलीमाइड, पीएमएम, इपॉक्सी डीजल, नाव, खेल के उत्पाद, गोंद, पॉलीयूथरीन, फर्नीचर फोम, ठीक है, फेनोलिक, कार के उत्पाद, ठीक है। तो ये सारे आपके प्लास्टिक्स है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स है। अब अगला एक टर्म है रेनफोर्सिंग, ठीक है। रेनफोर्सिंग क्या होती है? तो रेनफोर्सिंग आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लास्टिक है उसमें कुछ प्रक्रियाएं करके उस प्लास्टिक्स को थोड़ा सा कठोर, हार्ड और थोड़ा सा उसके जो उसका स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना रेनफोर्सिंग कहलाती है। देखिए आप देख लेंगे, रेनफोर्सिंग प्लास्टिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्लास्टिक पदार्थों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अन्य पदार्थों को मिक्स किया जाता है। सामान्यतः रेनफोर्सिंग प्लास्टिक में पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट एवं फाइबर रेनफोर्स्ड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक पदार्थ की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रमुखतः फाइबर पदार्थों का प्रयोग करते हैं। फाइबर का प्रयोग प्लास्टिक पदार्थ की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। रेनफोर्सिंग के लिए लॉन्ग और शॉर्ट एवं लॉन्ग फाइबर का प्रयोग किया जाता है, जबकि उच्च सामर्थ्य के लिए कंटिन्यूअस फाइबर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है कि नॉर्मल प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक की सामर्थ्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? रेनफोर्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और टर्म मिला दिए जाते हैं जिससे उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया है कि भैया किस प्रकार से, हम देखिए एक पार्टिकल होता है, ठीक है, और उस पार्टिकल में कुछ फ्लैक्स होते हैं। अब धीरे धीरे हमने उस पर कंटिन्यूअस फाइबर लगाना चालू किए, फिर उसको लेमिनेट किया, फिर उसको फॉर्म की टर्म में लाए, फिर हनीकॉम्ब भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार बना उसको स्ट्रक्चर में वो करके उसकी सामर्थ्य क्या है? बढ़ाई जाती है, ठीक है। रेनफोर्स के कुछ अवयव हैं, देखिए ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का प्रमुख अवयव है। यह कंपोजिट पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। इसमें 30-60 तक ग्लास फाइबर होता है। ग्लास फाइबर के रूप में मोल्टन ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इसे प्लास्टिक पदार्थ फैलाकर निम्न ताप की स्थिति में रोल किया जाता है। कार्बन फाइबर का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, और पॉलीमर फाइबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग। तो चूंकि प्लास्टिक थोड़ा सा केमिस्ट्री का टर्म है तो उसमें ज्यादा अपन डिटेल में जा नहीं पाए, है ना, लेकिन ऊपर ऊपर की मैंने सारी कुछ चीजें आपकी कवर कर ली जितनी भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग होती है, जिसमें से ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछते हैं, है ना, सिलेबस में नहीं रहती थी फिर भी वो कास्टिंग के उसमें पूछ लिया करते थे, है ना। तो आपको मेरे ख्याल से ये यूनिट 2 मेरे ख्याल से पूरी कवर कर ली है मैंने, है ना। तो इसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग भी कवर हो गई है और अपनी जिग बोरिंग मशीन भी कंप्लीट करा दी गई है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कंप्लीट करा दिए। देखिए बेसिकली ये जो वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये आपके लिए इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है क्योंकि आपके पास स्टडी के लिए कोई मटेरियल नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट नया है और स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप इसको बकायदा नोट्स बना के अब आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अपन, है ना। अगले वीडियो में अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।